लाल किले की प्राचीर से आज एक बार फिर से पुरानी कैसेट बजा गए पीएम मोदी। और हुजूर ने इतना पुराना कैसेट बजा दिया कि उनके अपने ही मंत्री मदहोश होने लगे, उन्हें नींद आने लगी, उबासियां आने लगी। जाहिर सी बात है, एक ही कैसेट कोई कितनी बार सुनेगा। उबन होने लगती है ना, घुटन भी होने लगती है, खासकर तब जब आपको मजबूरी में बैठना भी है और लंबा लंबा पुराना वाला कैसेट सुनना भी है। जब प्रधानमंत्री आज भाषण दे रहे थे तो उनकी कैबिनेट के तमाम लोगों के चेहरे पर देसी भाषा में 12 बजा हुआ नजर आ रहा था। कारण वही है, कोई नयापन नहीं, कोई नई बात नहीं, कुछ नया एहसास नहीं। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने वही किया जो पिछले 12 साल लगातार करते आए हैं, यानी लगातार 2014 के पहले की सरकारों को कोसते रहे, उनको उलझलूल बोलते रहे, निकम्मा ठहराते रहे। उन सरकारों ने कुछ नहीं किया, हम ही आए तो सब हो गया। तरह तरह के भटकाऊ दावों से लेकर फेंकम फांक तक, गोल गोल घुमाने से लेकर सपने दिखाने तक हुजूर ने सब कुछ किया। और आज प्रधानमंत्री ने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान भी किया। यह शक्ति की सप्तधारा क्या है और किस तरीके से नए पैकेट में पुराना माल चिपका के बेचा गया है उसको भी देखेंगे। कुछ छोटे मोटे नए वादे भी हुजूर ने किया है, हालांकि उसमें भी नया कुछ नहीं है, खाली नया बताने का प्रयास किया गया है, क्योंकि उन्हीं की सरकारें वही कार्यक्रम पहले से कर रही हैं। वो भी समझेंगे किस तरीके से देश के युवाओं को एक बार फिर से मुंगेरी लाल के हसीन सपने हवा में दिखाने की कोशिश की गई। उनकी चिंताओं पर कोई बात नहीं, समस्याओं पर कोई बात नहीं, उल्टे देश के युवाओं को कहीं ना कहीं मानसिक नक्सली कह दिया गया। तमाम प्रमुख मुद्दों को, खासकर शिक्षा को हुजूर ने छोड़ दिया। इन सब का यानी हुजूर के भाषण का एकदम तगड़ा वाला पोस्टमार्टम करेंगे देसी स्टाइल में, इसलिए एकदम ध्यान से सुनते जाइए और हुजूर के मंत्री तथा तमाम लोग क्यों झपकियां लेने लगे उसका अंदाजा लगाते जाइए। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को हमारे 80वें स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से याद दिला देता हूं, इस आज़ादी को पाने में, ये संविधान पाने में, ये लोकतंत्र अपनाने में हमारे पुरखों ने बहुत सारी कुर्बानियां दिया है। बहुतों ने अपनी जान गंवाई, बहुतों ने जिंदगी गंवाया, और हमारे बुजुर्गों की दी हुई आज़ादी, ये लोकतंत्र बचा रहे, बना रहे, ये सुनिश्चित करना हम सब की जिम्मेदारी है। वरना आज बुजुर्गों की दी हुई जिन चीज़ों का लाभ हम ले रहे हैं, कल को आने वाली पीढ़ियां नहीं ले पाएंगी। तो हमें अपने बुजुर्गों का धन्यवाद करने का मौका तो मिल गया, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी और पूछेंगी कि जब लोकतंत्र को कुचला जा रहा था, संविधान को मिट्टी में मिलाया जा रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गए। खुशियां मनाने के लिए नए कपड़े पहन लेना, मिठाई खा लेना, झंडा फहरा लेना अच्छी बात है, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है। आज़ादी, स्वाधीनता और लोकतंत्र देखने दिखाने से ज़्यादा जीने की चीज़ होती है। इसे हर पल हर दिन जिया जाता है और जीने के साथ जिम्मेदारी और जवाबदेही भी आती है। एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी मुबारकबाद। अब कान और ध्यान हमारे साथ जोड़ लीजिए और देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री ने अपनी पुरानी कैसेट को फिर से लाल किले से प्ले कर दिया। और वो कैसेट भी फंस फंस के चल रही थी, काहे कि टेलीप्रॉम्प्टरवा नहीं लगा था। हालांकि टेलीप्रॉम्प्टर आदत खराब कर देता है, ऐसे में कागज से देखकर पढ़ने में अटकाव और भटकाव लाजमी है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने आज लगभग 22 बड़ी पॉलिसी, मिशन या टारगेट वाली बात किया, लेकिन इनमें से कम 16 तो डायरेक्ट पुरानी है, बाकी सब इनडायरेक्ट पुरानी है। ये बातें उन्होंने पहले भी कहा है और एक बार नहीं कई बार। कौन कौन सी चीज पुरानी है उन्हें दोहराया है, दनादन मैं भी बोल रहा हूं, सुन लीजिए। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य, ये 2022 से लेकर 23, 24, 25 लगातार दोहराया गया। आत्मनिर्भर भारत, दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना, ये 2021 से ही लगातार रटा जा रहा है। पहले भी एनर्जी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने की बात कही जा चुकी है। वोकल फॉर लोकल भी साल 2021 से बेचा जा रहा है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात भी 2021 से दोहराई जा रही है। सेमीकंडक्टर मिशन भी कोई नई बात नहीं रही, 2024 में भी इन्होंने लाल किले से ये बात बोला था। 6G की बात भी इन्होंने 2024 में ही लाल किले से बोला था। AI को लेकर भी बात 2024 से ही कर रहे हैं। PM गति शक्ति को लेकर साल 2021 में पहली बार लाल किले से ही घोषणा की गई थी और तब इन्होंने 100 लाख करोड़ से अधिक के नेशनल मास्टर प्लान की घोषणा किया था। आज उसी को सप्तधारा में घुसा दिया। ग्रीन हाइड्रोजन की बात आज कर रहे थे, 2021 में भी लाल किले से भाषण दिया था, तब भी बाकायदा नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई थी। 2024 और 25 में भी यही बात दोहरा रहे थे। सोलर एनर्जी और घरों में सोलर एनर्जी को लेकर भी साल 2024 में लाल किले से ही बोले थे, 25 में भी इस तरह की बातें की गई। रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर भी साल 2021 में ही इन्होंने लाल किले से बातें कहा था, 24 में फिर से पुराने लक्ष्य को दोहराया। डिफेंस में आत्मनिर्भरता
की बात इन्होंने 2021 में भी किया, 2024 में भी किया, 25 में भी किया और 26 में भी कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के विस्तार की बात 2025 में ही मोदी ने लाल किले से किया था। इसी तरह क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025 में ही लाल किले से बोली गई बात है, आज फिर से दोहराया गया। समुद्र में तेल गैस की खोज करने की बात 2025 में भी लाल किले से कही गई थी। 2036 के ओलंपिक को लेकर 2024 में भी लाल किले से इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कहा था, आज फिर से दोहरा रहे हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का दावा 2024 में भी किए, 25 में भी किए और आज फिर से वही दोहरा रहे हैं। यूपीआई डिजिटल इंडिया की ताकत की बात 2025-24 में भी कर चुके हैं, आज फिर से दोहराते हुए नजर आए। यानी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी राष्ट्र प्रमुख ने शायद ही अपनी पुरानी कैसेट को इतनी बार बजाया हो जितना भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री बजा रहे हैं। हुजूर ने भाषण की शुरुआत में देश के अलग अलग हिस्सों में आई बाढ़ का जिक्र किया और कहने लगे कि हमें जनता के दुखों का अनुभव है। मगर सवाल तो ये भी है कि कई साल पहले ही आपने और गृहमंत्री अमित शाह ने भी कई राज्यों में ये जाकर ये वादा किया था, चुनावी वादा किया था कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि बाढ़ नहीं आएगी। क्या हुआ उस वादे का? प्रधानमंत्री ने बड़े संकल्प और बड़े सपनों की बात किया, भारत के हर वर्ग को देश की प्रगति में सहायक बताया और उनकी जरूरत बताया, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द बोलना भूल गए। एक और बड़ी बात, आज आंकड़ों में भी जबरदस्त तरीके से खेल का प्रयास हुआ। कहने लगे कि डिफेंस प्रोडक्शन में हम 4 गुना आगे बढ़ गए, खादी ग्रामोद्योग में 5 गुना, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में 7 गुना, रेलवे कोच में 21 गुना, मोबाइल उत्पादन में 33 गुना, इंटरनेट यूजर में 4 गुना, डिजिटल ट्रांजैक्शन में 100 गुना। मगर ये कितने का कितना गुना है, कुल संख्या कितनी है, इसका कुछ अता पता नहीं है, खाली गुना गुना लेते रहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर साल 15 गुना तेजी से लोगों को नल से जल कनेक्शन मिल रहा है। अब आप देशवासी अपने अपने गांव में टॉर्च लेके ढूंढ लीजिए नल से जल के कितने कनेक्शन लगे हैं और कितने नलों से जल आ रहा है। बहुत सारे दावे ऐसे हैं जिनकी हकीकत आप खुद ही अपने आसपास जान सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 6 गुना गैस कनेक्शन हर साल औसतन तेजी से बढ़ रहा है। अब ये 6 गुना किन आंकड़ों से लिया गया है, कौन से फाइनल आंकड़े हैं, ये नहीं बता सकते हैं, ये खाली विसुगरू ही बता सकते हैं। कितने लोग गैस भरवा पा रहे हैं, ये भी पता लगाने वाली बात है। कितनों को गैस मिल रही है, ये आप लोग पता लगा लीजिए। आज भी गैस सिलेंडर कितना महंगा है, ब्लैक वाला, पता लगाइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 गुनी रफ्तार से टॉयलेट बन रहा है, 3 गुनी रफ्तार से गरीबों के घर बन रहे हैं। आप दर्शक अपने आसपास उन टॉयलेट्स को ढूंढ लीजिए जो प्रधानमंत्री यानी मोदी सत्ता ने बनवाए हैं और उनकी हालात देख लीजिए। हुजूर कहते हैं कि हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। अब इनके आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हकीकत क्या है, ये हर साल बरसात के समय पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। देश भर में जितने भी हाईवे अमृतकाल में बन रहे हैं या एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, वो बनने से पहले ही कबाड़ घोषित हो जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ से कानपुर के लिए मोटे बजट की सड़क बनाई गई। उद्घाटन के तुरंत बाद सैकड़ों जगहों पर वो सड़क टूटी हुई मिली। अब आप सोचिए कि जो सड़क टूट रही है उसका निर्माण कितना घटिया है, बनने के तुरंत बाद उनमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। स्पेस टेक्नोलॉजी से मोदी सरकार सड़कें बना रही है, यही बीजेपी का सिस्टम है। कहते हैं कि आजादी के बाद पहली बार पिछले दशक में हमने इतनी रफ्तार पाया है। बिल्कुल सही बात है प्रधानमंत्री जी, किसी सरकार की इतनी हैसियत नहीं थी कि सड़क बने, उद्घाटन हो और दूसरे दिन सड़क टूटने लगे। इतनी रफ्तार किसी ने नहीं अपनाया था कि एयरपोर्ट का उद्घाटन हो और जैसे ही बारिश हो एयरपोर्ट पानी में डूबने लगे, उसका कैनोपी उड़ जाए हल्की सी हवा के झोंके के साथ। ये सब तो अमृत काल में ही देखने को मिला है। ऐसी रफ्तार के लिए एक बार नहीं 1000 बार थैंक यू फलाने जी बोलना चाहिए। हुजूर कह रहे हैं कि जनता को बरगलाने वालों ने युद्ध के समय बहुत सारी उल्टी सीधी बातें फैलाया, मगर सच कुछ और था। लोगों ने कहा कि डीजल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, वैक्सीन नहीं मिलेगी, उर्वरक नहीं मिलेगा, लेकिन सब कुछ है। अब आप दर्शक बताइए कि क्या आपको उर्वरक मिलने में दिक्कत नहीं हो रही है? यदि आप किसान हैं तो जानते होंगे। क्या आपको गैस मिलने में दिक्कत नहीं हो रही है? क्या पिछले दिनों आपको डीजल पेट्रोल मिलने में दिक्कत नहीं हुई? और आज भी कितना महंगा डीजल पेट्रोल आपको दिया जा रहा है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें कम है। तो फिर झूठ बोलने का काम कौन कर रहा है? वो लोग जो चिंता जाहिर कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, या फिर मोदी सत्ता? पिछले दिनों तमाम किसानों से मेरी बात हुई, बड़े चिंतित हैं किसान, जिनका जुगाड़ है वो ब्लैक में किसी तरह उर्वरक खरीद पाते हैं। सामान्य किसानों को वो भी नहीं मिलता, पैसा देने के बाद भी नहीं मिलता। ये है जमीनी हकीकत। लेकिन लाल किले पर खड़े होकर लंबी लंबी फेंकने में लगता ही क्या है। हुजूर ने कहा कि आज देश में स्थिर सरकार है। अब बताइए कि स्थिर सरकार रह के क्या करेगी अगर देश स्थिर नहीं है? अभी कल ही हमने इस वीडियो में विस्तार से बताया था कि किस तरीके से चीन कथित रूप से भारत की पोस्ट को कब्जा कर रहा है। यानी जो पेट्रोलिंग पॉइंट भारत की पहुंच में था, अब वो हमारी सेना छोड़ चुकी है और ये बिना सरकार के इशारे, बिना सरकार की मंजूरी के नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिर सरकार का क्या मतलब है जब देश की जनता पर AK-47 से गोलियां चल रही हो, पैलेट गन चलाए जा रहे हो और देश की जमीन दुश्मन देश छीन रहा हो, और रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री इस बारे में एक शब्द न बोल सकते हो। कहते हैं कि देश में वाइब्रेंट लोकतंत्र है, जबकि दुनिया भर की रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत में अब चुनावी तानाशाही वाला लोकतंत्र है। देश की जनता पूछने लगी है कि क्या वाकई लोकतंत्र है? यदि यही है लोकतंत्र, तो फिर शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले छात्रों पर गोली कौन चलवा रहा है, क्यों चलवा रहा है? हुजूर कहते हैं कि मजबूत न्यायतंत्र है,
क्या हुआ, हंसी आ रही है? अरे हंसी नहीं भाई, सुन लीजिए। न्यायतंत्र इतना मजबूत है कि उसकी सारी मजबूती केवल भाजपाई सत्ता के लिए नजर आती है, सेठों के लिए नजर आती है। सत्ता और सेठों का कोई केस चला जाए तो पूरी न्यायपालिका को झोंक दिया जाता है। अभी SIR में ही क्या क्या हुआ हमने देखा। वंतारा केस को याद कर लीजिए, सेठों का केस याद कर लीजिए। लेकिन जब जनता के हक और अधिकार की बात आती है तो वही न्यायपालिका कैसे हलवा पूड़ी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है, ये भी हम सबको पता है। हालांकि न्यायपालिका में ही बहुत सारे ईमानदार और तटस्थ जज भी हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, कैसे उन्हें कथित सजा मिलती है, उनका प्रमोशन रोक दिया जाता है, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये भी हम सबके सामने। और तो और चीफ जस्टिस देश के युवाओं को कथित रूप से कॉकरोच बुलाते हैं, और जब युवा उनका विरोध कर दें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उन युवाओं के भविष्य पर संकट लाने की कोशिश करते हैं। क्या ये सब वाइब्रेंट लोकतंत्र और मजबूत न्यायतंत्र की निशानी है? हुजूर ने आज एक बार फिर से ट्रेड एग्रीमेंट का नाम लिया, मगर अमेरिका के साथ क्या गुपचुप डील करके आए हैं, आज तक वो खुलेआम बोल नहीं पाए। बार बार कह रहे हैं कि क्वालिटी 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 पर फोकस करिए। सवाल है कि आपके सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है, कोई क्वालिटी को मेंटेन करे भी तो कैसे? दूसरे उदाहरण छोड़िए, सड़कों की बात ही कर लीजिए। जिन जिन कंपनियों को ठेका दिया जाता है या तो वो सत्ता के करीबी होती हैं या तो सत्ता वालों की ही होती हैं, और करीबी हो चाहे ना हो उनसे बहुत मोटा, इतना मोटा कमीशन ले लिया जाता है। उनके पास अच्छे निर्माण के लिए, क्वालिटी पर फोकस करने के लिए पैसा ही नहीं बचता, और उसी का परिणाम है कि सारी सड़कें, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कबाड़ के रूप में तैयार हो रहा है। और ध्यान रहे, खराब सड़क सिर्फ आपके माल की नहीं बल्कि आपके जान की भी दुश्मन है। हम लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि कहां पर खराब सड़क की वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हुई और दुर्घटना हो गई, मौत हो गई। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनियों में क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले 10 साल में 50 कंपनियां भारत की हों, यानी दुनिया के टॉप 500 कंपनियों में 50 भारत की। सवाल है कि हुजूर भारत की 50 हो ना हो, लेकिन कम से कम 2 तो हो जाएंगी। जो आपके 2 करीबी सेठ हैं उनकी 2 कंपनियां हो जाएंगी, बाकी 48 का ठिकाना नहीं है, क्योंकि बाकी 48 के सामने तो आपके 2 खड़े हैं ना, और आप भी खड़े हैं। किस तरीके से व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को जांच एजेंसियों के माध्यम से, फर्जी मुकदमों के माध्यम से उन्हें जेल में डालकर उनकी कंपनियों को हड़पा जा रहा है कथित रूप से, ये किसको नहीं पता है? तो कुल मिलाकर आप काम करेंगे 2 के लिए और चाहेंगे कि 50 कंपनियां दुनिया के टॉप में चली जाएं। ये कैसे होगा हुजूर? आगे कहते हैं कि दुनिया के टॉप बैंकों में 5 बैंक भारत के होने चाहिए। सवाल है कि वो भी कैसे होगा जब मित्र लोग, आप ही के कथित मित्र लोग, उन्हीं बैंकों का लाखों करोड़ रुपया लूट के खा जाएंगे, बैंकों को चूना लगाएंगे, तो बैंकों के पास पैसा कहां से आएगा? ये वाली खबर ही देख लीजिए। पिछले 12 साल में 10 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ किया गया है। 10 लाख करोड़ बैंकों द्वारा, सोचिए 10 लाख करोड़। तो जब 10 लाख करोड़ ऐसे ही राइट ऑफ किया जाएगा तो बैंक दुनिया के टॉप लिस्ट में आएंगे कैसे? हुजूर ने कहा कि 2004 से 14 के बीच देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, अब 650 नई यूनिवर्सिटी हो गई है। मगर सवाल तो यह है और हकीकत यह है कि 2014 से पहले जो 350 यूनिवर्सिटी थी उसमें कुछ क्वालिटी थी, लेकिन 2014 के बाद हुजूर आपने और RSS ने मिलकर यूनिवर्सिटीज का कबाड़ा कर दिया। ये आरोप लगातार लग रहे हैं। नया और ताजा उदाहरण इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जहां पर कथित रूप से नाकाबिल लोगों को बिठाकर संगठित तरीके से शिक्षा व्यवस्था को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। छात्र आंदोलनरत हैं, उनकी बात सुनने की बजाय उन पर हमले किए जाते हैं। हाँ, आपकी सत्ता की देन गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसी चीजें हो सकती हैं जो चीन से माल खरीद के अपना बता देती हैं और वैश्विक बेइज्जती करवाती हैं। ऐसे ही सैकड़ों यूनिवर्सिटीज, कथित रूप से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपकी देन हो सकती है। इससे बेहतर तो कुछ नहीं है, जहां पर शिक्षा सिर्फ व्यापार है और दिखाने के लिए ड्रामा है। आम आदमी के बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए सकारात्मक करना तो छोड़िए, आपकी सत्ता ने जो पहले से था उसको भी बर्बाद कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। और ये बात यूं ही नहीं कही जा रही, ये आरोप यूं ही नहीं लग रहा है। तमाम यूनिवर्सिटीज की जो हकीकत सामने आ रही है वो ऐसी ही है। कहते हैं कि पहले मेडिकल की 400 सीटें थी, अब 850 से ज्यादा है। सवाल है कि क्या 2014 के पहले भी ऐसा ही मेडिकल का पेपर लीक होता था? आप 850 से ज्यादा कर लीजिए, चाहे 8.5 लाख कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? जब पेपर चुरा के ही नकली डॉक्टर बनेंगे, फर्जी डॉक्टर बनेंगे, तो सीटों की संख्या घटने बढ़ने से क्या ही हो जाएगा? आम आदमी और गरीबों के बच्चे तो वहां पढ़ नहीं पाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। हुजूर कह रहे हैं कि अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत आ रही है। सवाल है कि विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या हमारी यूनिवर्सिटीज इतनी खराब हो चुकी हैं कि विदेशियों को भारत में मार्केट दिखने लगा है? और क्या विदेशियों को बुलाने के लिए ही आपकी सत्ता संगठित रूप से हमारी यूनिवर्सिटीज को बर्बाद कर रही है? दिल्ली में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, गोली चली, करंट मारा गया, कीले लगाकर लाठियां मारी गई, लड़कियों की प्राइवेट पार्ट में डंडे लगाए गए, मगर प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट लोकतंत्र की बात करते हुए एक बार भी इस प्रदर्शन की बात नहीं की, कोई जिक्र नहीं किया। उल्टे इशारों में कहने लगे कि हथियारी नक्सलियों को हमने खत्म कर दिया, लेकिन देश में दिमागी नक्सली हैं, इन्हें पहचानना होगा। ये दिमागी नक्सली किसे कहा जा रहा है, आप लोग अंदाजा लगाइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों तक सरकार में माओवादी सोच के लोग बैठे थे, सरकारी समितियों में भी माओवादी सोच के लोग नीतियों को प्रभावित करते थे। अब सवाल यह है कि माओवादी विचारधारा क्या है? तो आपको बता दें कि चीन के एक नेता हुआ करते थे, माओ केडोंग।
इनकी मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा का ही एक रूप है जिसे माओवादी विचारधारा कहा जाता है। इसमें किसानों और ग्रामीण इलाकों को क्रांति की मुख्य ताकत मानना और लंबी जन लड़ाई के जरिए सत्ता परिवर्तन पर जोर दिया गया है, यानी गरीब से गरीब और आम लोगों की क्रांतिकारी लड़ाई। बहरहाल सवाल यह है कि अगर पुरानी सत्ता में माओवादी विचारधारा के लोग बैठे थे तो आज की सत्ता में क्या क्रोनी कैपिटलिज्म की विचारधारा के लोग बैठे हैं? पूरे देश की संपत्ति गिने चुने 2-4 सेठों की जेब में चली जाए, क्योंकि जमीन पर तो यही दिख रहा है। जब लोगों की आमदनी घट रही है तो सेठों की आमदनी कई गुना कैसे बढ़ रही है? आज प्रधानमंत्री ने कुछ नए वादे भी किए। उन्होंने कहा कि 1 साल के भीतर 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग देंगे। सुनने में तो यह बात बहुत अच्छी लगती है, मगर सवाल यह है कि इस तरह के पुराने वादों और दावों का क्या हुआ? एक कार्यक्रम चलाया गया था स्किल इंडिया, कहा गया कि इसमें 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दिया गया है, लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद कितनों को नौकरी मिली, कितनों को रोजगार मिला, यह आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। और जो इधर उधर के आंकड़े दिए जाते हैं वो कम विश्वसनीय बताए जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग भी वैसे ही मिलेगी जैसे स्किल इंडिया वाला बांटा गया था? आज प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि बहुत सारी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग चलाई जाएगी, मगर समझने वाली बात तो यह है कि पहले से ही केंद्र सरकार और कई अन्य सरकारें मुफ्त कोचिंग चला रही हैं। केंद्र सरकार का ही साथी कार्यक्रम है जो इस घोषणा से लगभग 3 साल पहले ही शुरू हो चुका है, यानी 2023 में ही शुरू किया जा चुका था। तमाम राज्य सरकारें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, उत्तराखंड जैसे तमाम राज्य हैं जो इस तरह की कोचिंग पहले से ही चला रहे हैं। उन कोचिंगों का परिणाम क्या है, कितनों को लाभ मिल रहा है और मिल पा रहा है, ये तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। मगर एक बड़ा सवाल यह है कि कोचिंग की जरूरत क्यों है? हमने भी वर्षों तक कोचिंग पढ़ा है, पढ़ाया है, और जो निष्कर्ष निकलता है वो यही है कि कोचिंग की आवश्यकता हमारे स्कूलों और कॉलेजों ने पैदा किया है, क्योंकि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में कायदे की पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, शिक्षक नहीं है, कोचिंगों में अलग से कोई घुट्टी नहीं पिलाई जाती है, पूरा सिलेबस वही पढ़ाया जाता है, वही पढ़ना पड़ता है जो स्कूलों में छूट गया है पढ़ने से। यदि हम स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा को ठीक कर दें तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बार बार यही बात कहता हूं कि सरकारें बेसिक चीजों पर ध्यान नहीं देती, केवल टोपी पहनाने का काम चल रहा है। वो आपको मुफ्त कोचिंग दे देंगे लेकिन कॉलेज और स्कूल को ठीक नहीं करेंगे, सरकारी व्यवस्था को बर्बाद करेंगे। वो आपको आयुष्मान कार्ड पकड़ा देंगे लेकिन सरकारी अस्पतालों को ठीक नहीं करेंगे, उसको बर्बाद करेंगे। सवाल यह भी है कि एक तरफ मुफ्त कोचिंग का ऐलान हो रहा है, दूसरी तरफ देश भर में जेन जी के बाद जेन अल्फा प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, कहीं बहुत दूर स्कूल है इसकी दिक्कत है, जा नहीं पाते उसकी दिक्कत है, कहीं स्कूलों में सुविधाएं नहीं है, पंखा नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, शौचालय तक नहीं है, अध्यापक नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। यहां तक कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बार बार यह आरोप लग रहा है कि मनमाने ढंग से लाइब्रेरी को बंद कर दिया जाता है, यानी किसी भी रूप में आम आदमी के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को पढ़ने नहीं देना है और फिर बाद में मुफ्त कोचिंग का लेमन चूस पकड़ा देना है। यही सीधी सी बात है, आंख फोड़ के चश्मा गिफ्ट करना। सवाल तो यह भी है कि युवा मुफ्त कोचिंग लेके करेगा भी क्या जब सालों साल आपकी भर्ती परीक्षाएं पूरी नहीं होंगी, भर्तियां ही पूरी नहीं होंगी, पेपर लीक हो जाएगा, कहीं परीक्षा रद्द हो जाएगी। देश के युवा पैसे देकर भी कोचिंग तो कर ही रहे हैं, मजबूरी है करना, घर वाले किसी न किसी तरह से करवा ही रहे हैं, लेकिन आपकी बर्बाद व्यवस्था के कारण उनका भविष्य चौपट है। उस व्यवस्था को ठीक करने के बजाय मुफ्त कोचिंग का लेमन चूस दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि खेलों के लिए 5 से 15 साल के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढेंगे। अभी पिछले दिनों एक वीडियो सामने आई थी, उत्तराखंड में एक लड़की वहां के मुख्यमंत्री के सामने कहती हैं कि वो किसी खेल में चयनित हो गई थी लेकिन उनसे 1.5 लाख रुपए मांगा गया, इसलिए वो नहीं जा पाई खेलने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया और लड़की से कहा कि ठीक ठीक बैठ जाओ। बाद में अलग अलग तरह की कहानी सामने आने लगी। बाकी इस देश में खिलाड़ियों के साथ, उनकी प्रतिभाओं के साथ क्या क्या होता है, कैसे उन्हें दबाया जाता है, कुचला जाता है, ये सब हमने देखा है अमृतकाल में। हुजूर ने एक बार फिर से नशा मुक्ति की बात किया, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि अडानी पोर्ट पर जो नशीली चीजें पकड़ी जाती हैं हजारों करोड़ की, उनका क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है। नक्सलवाद को खत्म करने की बात करते हैं लेकिन मणिपुर 3 साल से चल रहा है, उस पर एक शब्द नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात है, हुजूर ने सिविल डिफेंस नेटवर्क खड़ा करने की बात कहा है। सवाल है कि यह सिविल डिफेंस क्या होगा, कैसा स्वरूप होगा? क्या नफरत के नाम पर हिंसा करने वालों को सिविल डिफेंस में तैयार किया जा रहा है? जो लोग आए दिन कहीं गाय के नाम पर, कहीं राम के नाम पर हत्याएं कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, क्या सिविल डिफेंस उन्हीं लोगों से भरा जाएगा? क्योंकि जब ऐसे ही कट्टरवादी सोच के लोग यूनिवर्सिटीज में बैठाए जा सकते हैं तो फिर यह बहुत बड़ा संदेह है कि ऐसे ही लोगों से सिविल डिफेंस को भी भरा जाएगा। हुजूर नारी शक्ति अधिनियम की बात कर रहे थे और विपक्ष से प्रार्थना कर रहे थे कि आप भी क्रेडिट ले लीजिए, महिलाओं को 33% आरक्षण सदन में दिलवा दीजिए। सवाल यह है कि बिल पास हो चुका है, पहले से ही कानून बन चुका है, विपक्ष को कुछ नहीं करना है, विपक्ष ने पहले ही कर दिया है जो करना था। अब आगे का काम आपके हाथ में है, लेकिन आप महिलाओं के नाम पर देश को टोपी दे रहे हैं, महिलाओं के नाम पर अपनी रोटी सेकना चाहते
चाहते हैं, अपना सत्ता वाला जुगाड़ निकालना चाहते हैं। और फिर सवाल तो ये है कि जो महिलाएं सदन में हैं उनके खिलाफ तो आपकी पार्टी के लोग और आपकी सरकारें प्रचंड वैमनस्यता फैला रही हैं कथित रूप से, तो फिर और महिलाओं को सदन में बुलाकर क्या कर लेंगे। सवाल यह भी है कि जो महिलाएं पहले से सदन में हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की हैं, वो महिलाओं के मुद्दे पर कितना बोलती हैं, क्या कुछ कर पाती हैं। जब वो कुछ नहीं कर पाती तो 33% आके भी क्या कर लेंगी, क्या आप उन्हें करने देंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लगातार किस तरीके से कथित रूप से भाजपा के लोग टॉर्चर कर रहे हैं, भाजपाई शासन प्रशासन परेशान कर रहा है, क्या ये महिला सम्मान के अंतर्गत आता है, क्या ऐसे ही महिला सम्मान करती है बीजेपी आरएसएस। आप दर्शक भी ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा, मगर उससे पहले आपको याद दिला दें कि आज हुजूर ने आज़ादी का सपना देखने वालों में पंडित नेहरू का भी नाम लिया, बिना किसी आलोचना किसी उल्टी सीधी बात के। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से वही पुरानी कैसेट हुजूर ने बजाया, इस कदर बजाया कि उनके अपने मंत्री लोग ही ऊबने लगे, सोने लगे, झपकियां लेने लगे। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।